बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पाई जाने वाली डेफिनेशंस पहले हम देखेंगे। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायो का मतलब है लाइफ और केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, बायोएनर्जेटिक्स, ये सारा हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने पढ़नी है दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स क्या चीज़ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस में होने वाली एनर्जी चेंजेस जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान होती हैं, इसकी स्टडी को हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। इन रिएक्शंस को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है एक्सरगोनिक रिएक्शंस और दूसरे हैं एंडरगोनिक रिएक्शंस। एक्सरगोनिक रिएक्शंस वो रिएक्शन हैं जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं, जबकि एंडरगोनिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि एनर्जी को यूज करते हैं। इनके अंदर एनर्जी एंटर होती है, इस वजह से ये एंडरगोनिक रिएक्शन है। ये एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। और जो एक्सर यानी कि एग्जिट करते हैं, निकालते हैं एनर्जी को, प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, उनको हम एक्सरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज थर्मोडायनेमिक्स। What is thermodynamics? It is branch of chemistry which deals with the energy changes. एनर्जी चेंजेस की स्टडी हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। एन आइसोलेटेड सिस्टम सच एज अ बोतल having a liquid in a confined area cannot exchange energy and matter with its surrounding as it is a closed system. While in an open system like this bottle which don't have lid, energy and matter both can be exchanged with its surroundings. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ हमें बताते हैं कि एनर्जी चेंजेस किस तरह से होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले तमाम फंक्शन जैसे कि ग्रोथ, जैसे कि रनिंग, जैसे स्विमिंग, थिंकिंग, ये तमाम फंक्शंस एनर्जी को यूज करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के टू लॉज हैं और ये लॉ तमाम एनर्जी चेंजेस वाले रिएक्शन पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो एनर्जी चेंजेस के रिएक्शन न्यूक्लियर चेंजेस में हो या फिर सिंपल एनर्जी चेंजेस जो कि बर्ड ड्यूरिंग फ्लाइट एनर्जी चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। ये तमाम चेंजेस जिस भी किस्म की चेंजेस होंगी ये टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि ये कंजर्वेशन के बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही ये डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि ये फॉर्म चेंज कर लेती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, तो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है, लेकिन एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। इट मीन्स कि सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है, लेकिन ना तो नई एनर्जी बन रही है और ना ही पुरानी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो इस वजह से सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
thermodynamics. Second law, according to this law, when reaction occurs, entropy increases. Entropy क्या चीज है? Randomness. Entropy यानी कि randomness increases when chemical reaction occurs. Next concept है free energy का. What is free energy? Free energy is the energy available in system for doing work. वो एनर्जी जो वर्क करने में इस्तेमाल हो सकती है, वो एनर्जी फ्री एनर्जी कहलाती है. दिस इज द एनर्जी दैट इज स्टिल अवेलेबल व्हेन केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड. केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी फ्री होती है, बच जाती है रिएक्शन के बाद वर्क करने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड फ्री एनर्जी. ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट में एनर्जी कम होती है उनके रिएक्टेंट से, ये इनके रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट में एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट में कम है, इट मीन्स यहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गई है इनके एनवायरनमेंट में. तो ऐसे रिएक्शन चूँकि एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहेंगे. जबकि वो रिएक्शन जहाँ पर रिएक्टेंट्स में एनर्जी कम है और जब इनका प्रोडक्ट बनता है तो इसकी एनर्जी हाई है, इट मीन्स इन्होंने बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, जिस वजह से इनके प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है. तो चूंकि इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, बाहर से लिया है, इस वजह से ऐसे रिएक्शंस को एंडरगोनिक रिएक्शन कहा जाता है. What is enthalpy? Enthalpy is change in heat content. Change in heat content of the reactant as compared to product. यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स बनने के दौरान जो चेंज आया है हीट का, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी. In relation to heat, it is expressed by delta H. Delta show change और H show heat. तो change in heat when a reactant convert into product, that is called enthalpy. Whereas entropy is change in randomness. Entropy is change in randomness when reactant are converted into product. Randomness जब चेंज होती है तो चेंज इज शोन बाय द एंट्रोपी. इट इज एक्सप्रेस्ड बाय डेल्टा एस. डेल्टा शो चेंज एंड एस इज सिंबल फॉर एंट्रोपी. केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो एंट्रोपी टेम्परेरली डिक्रीज होती है. ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन बायोकेमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो एंट्रोपी टेम्परेरली डिक्रीज होती है, यानी कि रैंडमनेस डिक्रीज होती है. ऑर्गेनाइज हो जाते हैं केमिकल्स और उनकी रैंडमनेस डिक्रीज हो जाती है, जबकि यूनिवर्स में रैंडमनेस वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो रही है. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन free energy represented by delta G, entropy represented by delta S, and enthalpy represented by delta H? What is relation between these three? Delta G, that is free energy, is equal to delta H यानी कि enthalpy minus T delta S. Here T represent absolute temperature which is measured in Kelvin. Here delta G is change in free energy, delta S is entropy, delta H is enthalpy, and their relation is that delta G यानी कि free energy is equal to delta H enthalpy change minus T delta S
यानी के एंट्रोपी, एंड हेयर T रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर। एंथैल्पी यानी के एंथैल्पी डेल्टा H। H is equal to E plus PV. Here P is pressure and V is volume. Delta H is positive for endothermic reaction and delta H is negative for exergonic reaction. Entropy, that is delta S. Delta S called entropy. It represents change in randomness or change in the disorder of reactant and product. Its value becomes maximum when equilibrium approaches. गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे होते हैं, इसलिए इनमें सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर पाया जाता है। इसका मतलब है कि इनकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, इनमें डिसऑर्डर मोस्ट अबंडेंट होता है। फिर हम अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में मॉलिक्यूल निस्बतन कम दूर होते हैं, इस वजह से इनमें लेस डिसऑर्डर पाया जाता है। और गैसेस में सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो उनमें रैंडमनेस कम पाई जाती है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि इनमें लिटिल डिसऑर्डर पाया जाता है। वो अपनी जगह पे लॉक्ड होते हैं, तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, डिसऑर्डर में नहीं जा सकते, तो इसलिए इनमें लिटिल डिसऑर्डर पाया जाता है। इट मीन्स इनमें एंट्रोपी कम पाई जाती है। जब लिक्विड वाटर सॉलिड वाटर यानी कि आइस में चेंज होता है तो रैंडमनेस डिक्रीज होती है और इस वजह से एंट्रोपी कम होती है। जबकि सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो डिसऑर्डर इंक्रीज होता है और एंट्रोपी इंक्रीज होती है। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो मजीद डिसऑर्डर इंक्रीज होता है और एंट्रोपी इंक्रीज होती है। डिसऑर्डर इंक्रीज और एंट्रोपी इंक्रीज, डिसऑर्डर और एंट्रोपी में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। तो इस तरह से जितना डिसऑर्डर ज्यादा होगा उतना ही एंट्रोपी ज्यादा होगी और एंट्रोपी के लिए साइन प्लस का होगा। जब एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो साइन नेगेटिव का होगा। व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी? गिव्स free energy. It is represented by delta G. Delta G. Delta G is negative when reaction is spontaneous. And delta G is positive when reaction is non-spontaneous. Delta G is equal to delta H minus T delta S. If we know the value of delta H यानी एंथैल्पी, T यानी टेम्परेचर एंड डेल्टा S यानी एंट्रोपी, तो हम डेल्टा G यानी के फ्री एनर्जी मालूम कर सकते हैं। रिएक्शन प्रेफर करते हैं लो एनर्जी की तरफ जाने को और हाई डिसऑर्डर की तरफ जाने को। रिएक्शन की 4 फॉर्म्स हो सकती हैं। एक वो जिसमें डेल्टा H नेगेटिव हो और डेल्टा S पॉजिटिव हो, यानी कि एनर्जी लो हो लेकिन डिसऑर्डर इंक्रीज हो। दूसरा वो रिएक्शन हो सकता है जिसमें डेल्टा H पॉजिटिव हो और डेल्टा S नेगेटिव हो, यानी कि एनर्जी हाई हो और डिसऑर्डर कम हो। थर्ड फॉर्म हो सकती है जिसमें डेल्टा H भी नेगेटिव हो और
डेल्टा एस भी नेगेटिव हो, यानी कि एनर्जी भी लो की तरफ जाए और डिसऑर्डर भी कम हो। और फोर्थ फॉर्म वो हो सकती है जिसमें डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो। तो ये वो फॉर्म है जिसमें एनर्जी भी रिएक्शन की इंक्रीज हो और डिसऑर्डर भी इंक्रीज हो। तो रिएक्शन इनमें से किसी भी तरह के हो सकते हैं।